हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे फिजिक्स का एक न्यू टॉपिक जिसका नेम है कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। अभी मैकेनिक्स क्या होता है, देखो आपका जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन वो फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स का पार्ट है जिसमें बहुत सारे फोर्सेस होते हैं और उन फोर्सेस को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फोर्स क्या है मेरा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कईयों को पता चल गया होगा, नेम से ही क्लियर है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब है कि मेरे फोर्सेस तो लग रहे हैं लेकिन उन फोर्सेस के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है। लग तो रहा है फोर्स लेकिन फोर्सेस के बीच में क्या है, कॉन्टैक्ट नहीं है, उस फोर्स के बीच में कनेक्शन नहीं है। तो वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटी। कैसे ग्रेविटी, सपोज एक पेन मैंने पकड़ा हुआ है, अभी पकड़ा हुआ है, ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया तो ये नीचे आ गया। क्यों आ गया नीचे, क्योंकि ग्रेविटी ने इसको अपनी तरफ खींच लिया जैसे ही मैंने इसको छोड़ा। अब ये तो है नहीं कि ग्रेविटी ने अपने हाथ उठाए, पेन को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, नहीं, मैंने जैसे ही पेन छोड़ा ऐसे नीचे आ गया पेन। ओके, तो ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और एज अ साइंस अगर हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास है और ऑब्जेक्ट के नीचे क्या लग रही है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। सपोज एक बॉल है, ये बॉल है, उसका मास है और बॉल के नीचे क्या लग रही है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही फॉर्मूला होता है ना फोर्स का। और आप देख रहे हो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। तो कईयों को होगा कि ग्रेविटी क्यों लिख दी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपका होगा एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड फोर्स चलते हैं, वो कौन सा होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, इससे रिवर्स होगा, देख लेते हैं वो भी। नेक्स्ट फोर्स आता है मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स, इससे रिवर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या है कि मेरे दो फोर्सेस के बीच में क्या है, कॉन्टैक्ट है। यहाँ पर तो कॉन्टैक्ट था ही नहीं और यहाँ पर कॉन्टैक्ट है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस में ना भी ना मेरे एक पार्ट्स आते हैं। कौन से पार्ट्स आते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स में, एक पहला पार्ट है मेरा प्लेन सरफेस, इसका भी एक और पार्ट है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस का देख लेते हैं क्या मतलब है। देखो जैसे कि प्लेन सरफेस है, मैंने ये सरफेस बना लिया, इस सरफेस पे एक बुक पड़ी है और उस बुक का क्या है, मास है। मास तो होगा ही, ऑब्जेक्ट पड़ा है उसका बुक क्या, मास है। अब वो बुक जो है इस सरफेस पे फोर्स लगा रही है ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो आपको पता है, हर चीज पे जितनी भी यूनिवर्स में चीजें हैं ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। अगर ग्रेविटी ना होती तो सारी चीजें हवा में उड़ने लग जाती। तो ये बुक इस सरफेस पे फोर्स लगा रही है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर ये बुक इस सरफेस पे फोर्स लगा रही है तो सरफेस भी तो इस बुक पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर ये बुक इस सरफेस पे फोर्स लगा रही है तो ये सरफेस भी इस बुक पे फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को हम ना रिएक्शन फोर्स भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, रिएक्शन फोर्स। वो क्यों, देखो सरफेस पे लगने वाला फोर्स यहाँ पर ना 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब मुझे क्या निकालना है, नॉर्मल फोर्स। कैसे निकालूंगी मैं नॉर्मल फोर्स, मतलब मैं क्या करूं, इन दोनों का सम करूं, सम भी करूं तो किसके इक्वल रखूं, मैं जीरो के इक्वल रखूं, कैसे करूं। तो आप देख रहे हो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है और आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में मतलब ये है कि किसी भी पार्टिकल पे उस पे जितने भी लगने वाले फोर्सेस अगर उनका सम जीरो है, इट मीन्स वो क्या है, इक्विलिब्रियम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम। मतलब मैं इन फोर्सेस का सम निकालूंगी और उनके किसके इक्वल रखूंगी, जीरो के। तो नॉर्मल फोर्स मेरा निकल आएगा। तो नॉर्मल फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो। एंड अब वेक्टर की फॉर्म में देख लिया, अब हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की फॉर्म में देखेंगे। तो क्या मुझे नॉर्मल फोर्स की मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, वैल्यू। तो क्या मुझे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू पता है, नहीं, तो एन लिख देंगे। क्या मुझे नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन पता है, यस, कौन सी, पॉजिटिव, वाई की डायरेक्शन में, तो प्लस पीछे लगा ही हुआ है। ओके, अब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को भी देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, mg। डायरेक्शन क्या है, माइनस वाई की डायरेक्शन में, तो पीछे क्या आ जाएगा, माइनस, इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब ये मेरा आंसर निकल के आया, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू माइनस का mg, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का।
तो अब आप देख रहे हो मेरा नॉर्मल फोर्स क्या निकला है mg। अब आप कहोगे कि ये तो सेम हो गया, मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी किसके इक्वल होता है mg के, और नॉर्मल फोर्स भी मेरा mg निकला है, मतलब नीचे का फोर्स भी इक्वल है और ऊपर का फोर्स भी इक्वल है, कोई फर्क ही नहीं है। और वो भी लॉजिक है क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे, तो उस पे फोर्सेस क्या लगेंगे, इक्वली तो लगेंगे। अगर y की डायरेक्शन में मेरा फोर्स ज्यादा होता, ज्यादा फोर्स लग रहा था, तो बुक क्या होती, हवा में उड़ रही होती, तो मेरा फोर्स तो इक्वल नहीं आता, मतलब वो बुक मोशन में है अगर फोर्स ऊपर ज्यादा लग रहा होता। लेकिन यहाँ पर फोर्सेस इक्वल क्यों लग रहे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही रेस्ट पे है, तो फोर्सेस तो इक्वल लगने ही थे। तो नॉर्मल फोर्स भी मेरा mg है और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी किसके इक्वल होता है, mg के। तो ये मेरा यहाँ पर आंसर निकला। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। तो अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स का इंक्लाइंड प्लेन, उसको देख लेते हैं। तो अब करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स का सेकंड पार्ट, इंक्लाइंड प्लेन। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया कि दिस इज अ इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन जो है एक बुक के कॉन्टैक्ट में आया हुआ है, मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन पे एक बुक पड़ी है और उसके कॉन्टैक्ट में आया हुआ है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस पे लगने वाले फोर्सेस को चेक करना है, फिर उसे कैलकुलेट करना है जैसे मैंने प्लेन सरफेस में किया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला फोर्स कौन सा लग रहा है। आप बताओ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, जो कि कॉमन है, हर ऑब्जेक्ट पे लगता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो मतलब इस ऑब्जेक्ट पे, इस बुक पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, वो भी नीचे से। तो मतलब मैं अपना एरो कहाँ लेके जाऊंगी। कईयों को होगा कि ठीक है ये बुक जो है इस बार ना, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में था, आपने देखा था बुक जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधे सरफेस पे खड़ी थी और ग्रेविटी कैसे लग रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट। कईयों को होगा कि बुक ना इस बार टेढ़ी पड़ी है इंक्लाइन प्लेन पे, तो ग्रेविटी का फोर्स भी कुछ इस तरह से यहाँ लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ग्रेविटी का फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे हो या थोड़ा टेढ़ा हो या जैसे भी पड़ा हो, हमेशा ग्रेविटी का फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है। ओके, तो मैं वर्टिकली यहाँ पर मार्क करूंगी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो एक यहाँ पर फोर्स क्या हो गया, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, वर्टिकली मैंने डाल दिया। और कौन सा फोर्स है, देखो ये बुक जो है वो इस इंक्लाइन प्लेन को दबा रही है ना, अपना वेट, अपना भार डाल रही है इस इंक्लाइन प्लेन पे, अब दबा रही है इस प्लेन को, तो मतलब इस पे फोर्स लगा रही है। तो इसका मतलब अगर ये बुक इस सरफेस पे फोर्स लगा रही है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो सरफेस भी इस बुक पे फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। तो एक फोर्स कौन सा हो गया, बुक इस सरफेस पे लगा रही है, दबा रही है ना इस सरफेस को नीचे की तरफ, तो ये वाला एक, ये वाला फोर्स हो गया। ओके, तो मैंने यहाँ फोर्सेस बना दिए कि बुक इस सरफेस पे लगा रही है कुछ इस तरह से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये बुक इस सरफेस पे फोर्स लगा रही है, तो सरफेस भी बुक पे ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उसे हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, और उसे हम रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि सरफेस पे जो ये फोर्स लगाता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ही 90 डिग्री का एंगल बनाता है सरफेस पे, दैट्स व्हाई हम इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। ओके, क्लियर। अब ये तो बात हो गई फोर्सेस की। अब आप कुछ यहाँ पर देख रहे हो कि जैसे ही मैंने ग्रेविटी का फोर्स देखा और फिर देखा कि बुक इस पे लगा रही है, तो इनके बीच में एक एंगल सा बन रहा है। आप ये देख सकते हो, ये एंगल सा बन रहा है, जैसे कि यहाँ पर थे, यहाँ ये एंगल तो थीटा है, लेकिन इनके बीच में एक एंगल सा बन के आया है। अब ये एंगल क्या है, अब मैं क्या करती हूँ, इस एंगल को कैलकुलेट करती हूँ। तो अब देखो मैंने यही पीछे वाला डायग्राम यहाँ पर बना दिया। ओके, और ये फोर्सेस मैंने सेम लगा दी। ये फोर्स कौन सा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और ये फोर्स कौन सा है, जो इस बुक इस सरफेस पे बना रही है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर ये बुक इस सरफेस पे फोर्स डाले, तो सरफेस भी इस बुक पे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डालेगा, और वो फोर्स कौन सा होता है, नॉर्मल फोर्स। ओके, अब देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल बन रहा है, हमें वो कैलकुलेट करना है कि कौन सा एंगल बन रहा है। अब आप देख सकते हो कि मैं इसे कैसे कैलकुलेट करूं, क्या मेरे पास कोई वैल्यू है जिसकी वजह से मैं कैलकुलेट कर पाऊं, नहीं। सोचते हैं कुछ। देखो, अब आप देख रहे हो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये किसकी तरह दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल की तरह। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि परपेंडिकुलर जो साइड होती है वो कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की, तो मैंने यहाँ लिख दिया 90 डिग्री। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे थीटा पता है, ये वाली साइड पता है, ये 90 डिग्री का एंगल, तो फिर ये कौन सा एंगल है, क्यों ना हम इसको कैलकुलेट कर ले। कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में
सारे एंगल का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। क्यों ना मैं कैसे करूं, थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स, मुझे ये वाली साइड नहीं पता तो मैंने मान ली एक्स इज इक्वल टू 180, तो मेरी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। आई नो कहीं को कंफ्यूजन होगी कि एंगल तो हमने ये निकालना है, हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम ये ट्राई कर रहे हैं कि क्या पता इसको निकालने से हमारे इस एंगल को हेल्प मिल जाए, हम ये पता कर पाए कि ये एंगल कौन सा बन रहा है। तो हम ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता इसको निकालने से इनके बीच का जो एंगल है इसको हेल्प मिल जाए पता करने में कि कौन सा एंगल यहाँ पर बन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, ये वाला एंगल मुझे निकालना है, तो थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 90 डिग्री। एक्स एक्सिस को माना है ये वाली साइड को क्योंकि मुझे नहीं पता, एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके तो मतलब यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके अब इसको निकालने से क्या कोई मुझे थीटा तो या ये वाला एंगल तो फिर भी नहीं पता चला, मैंने कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन क्या मुझे इन दोनों फोर्सेस के बीच में जो एंगल निकालना है क्या मुझे ये मिल गया, नहीं मिला। क्या करें, देखो आप देख सकते हो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है ना, बिल्कुल सीधी सीधी है। ये पैरेलल लाइंस इस लाइन को, इस इंक्लाइंड प्लेन लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है। और ये आपको पता है मैथ्स के रूल में आपने पढ़ा हुआ है कि कोई भी दो पैरेलल लाइंस अगर किसी लाइन में कट कर रही हो तो वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इट मीन्स ये अगर 90 डिग्री माइनस थीटा है तो इसके रिवर्स ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब इसको निकालने से आपने देखा कि कुछ मुझे यहाँ पर पता तो चला कि ये 90 डिग्री ये, पर एंगल तो अभी भी नहीं निकला जो हमने निकालना था फोर्सेस के बीच में। कोई बात नहीं, फिर सोचते हैं मैं ना ये वाले पार्ट को, ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं आगे बाहर निकाल के रखती हूँ। ठीक है, अब मैंने ये वाला जो एंगल था, ये वाला एंगल वो मैंने यहाँ पर बना दिया। ओके अब मुझे निकालना है एंगल, तो क्या आप मैं कर सकती हूँ ऐसा, यस। देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अब देखो इसमें मुझे क्या नहीं पता, सिर्फ एंगल नहीं पता, मुझे ये वाला एंगल पता है 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पता है 90 डिग्री है। तो क्यों ना मैं राइट एंगल ट्राइंगल में सारे एंगल का सम निकाल लूँ। इस एंगल को मैं क्या मान लूंगी, एक्स मान लूंगी, किसके इक्वल रख दूंगी 180 के, तो मेरा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। मतलब इसको निकालने से आप देख रहे हो मैं कैसे कैसे एंगल निकालती चली गई और मेरे को हेल्प मिल गई। तो क्या करूंगी, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स, इसको मैंने ये वाले एंगल को मान लिया एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी उधर जाके माइनस का हो गया तो कैंसिल ही हो गए, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ गया माइनस थीटा एक्स प्लस का है, उधर जाके माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू एक्स। मतलब एक्स क्या है आया है जिसको मैं निकालना चाह रही हूँ इस एंगल को, वो क्या आया है मेरा थीटा, क्या आया है थीटा निकल गया जो कि हम निकालना चाहते थे। ओके तो देखा आपने कैसे एक फ्लो बनाया कि पहले हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको निकाले, क्या पता इसको हेल्प मिल जाए, तो मेरा आंसर यहाँ पर निकल आया। ओके तो जो हमने निकालना था तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये एंगल कौन कितने का बन रहा है थीटा का। तो अगर आपको इतनी कैलकुलेशंस नहीं करनी तो आप एक बात बस याद ही रखो कि किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इंक्लाइंड प्लेन में तो थीटा एंगल बनेगा ही, लेकिन आपको निकालना है कि ये दो फोर्सेस जो उस पे लग रहे हैं उनके बीच में कौन सा एंगल बनेगा, तो वो थीटा ही बनेगा। ओके अगर आपने इतनी कैलकुलेशंस नहीं करनी तो आप याद रखना। ओके तो अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या मेरे पास कोई वैल्यू है, नहीं है, क्या करें। अब देखो नॉर्मल फोर्स आया ही क्यों, क्योंकि बुक ने इस सरफेस पे फोर्स लगाया था इस डायरेक्शन में, तो सरफेस में भी इस बुक पे फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। मतलब इस वाले फोर्स की वजह से ये नॉर्मल फोर्स आया। इसका कनेक्शन क्या है इससे, तो देखते हैं क्या इससे कुछ निकल पाएगा मेरा नॉर्मल फोर्स। तो आप देख रहे हो इसका कनेक्शन इससे, इसका तो फोर्स पता ही नहीं है। अब इसके साथ जो मेरा फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, क्यों ना मैं इसकी हेल्प लेके मैं सोल्व कर पाऊँ इस नॉर्मल फोर्स को। वो कैसे, क्यों ना मैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को रिजोल्व कर दूं दो हिस्सों में एक्स और वाई डायरेक्शन में, जिससे मुझे नॉर्मल फोर्स सोल्व करने में इजी होगा। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है क्यों ना मैं उसको रिजोल्व कर दूं एक्स और वाई की डायरेक्शन में। ओके तो ये वाई की डायरेक्शन में अगर मैं रिजोल्व करूं
तो क्या आ जाएगा मेरा कोस थीटा। क्यों आएगा? जिस लाइन पे थीटा होता है वो क्या फोर्स बनाएगा? कोस थीटा। और जिस लाइन पे थीटा नहीं होता, ये तो वाई की डायरेक्शन होगी, लेकिन एक्स की डायरेक्शन में अगर हम देखें तो वो कौन सा फोर्स हो जाएगा यहाँ पर? एफ जी साइन थीटा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी ग्रेविटी दो हिस्सों में बढ़ गई है, एक है एफ जी कोस थीटा और एक है एफ जी साइन थीटा। तो एफ जी कोस थीटा क्या कर रही है? मेरी बुक को ना प्लेन पे चिपका के रख रही है, और एफ जी साइन थीटा बुक को चला रही है। तो मतलब मूवमेंट कहाँ हो रही है? सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में। क्या वाई की डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो रही है? नहीं हो रही। कौन कौन से फोर्सेज है? नॉर्मल फोर्स और एफ जी कोस थीटा। तो इनका सम क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नॉर्मल फोर्स प्लस कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कोस थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि बुक हवा में थोड़ी ना उड़ रही है, ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स ही नहीं है वाई की डायरेक्शन में। तो अब वेक्टर की फॉर्म में हम देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की फॉर्म में देख लेंगे। क्या मुझे नॉर्मल फोर्स की वैल्यू पता है? नहीं पता। क्या मुझे इसकी डायरेक्शन पता है? यस। पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में है तो पीछे लगा दिया पॉजिटिव। अब एफ जी कोस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? एम जी कोस थीटा। इसकी डायरेक्शन क्या है? माइनस वाई की डायरेक्शन में है ना, तो पीछे क्या आ गया? माइनस इज इक्वल टू 0। तो मेरा नॉर्मल फोर्स क्या निकल आया? माइनस का है तो क्या हो गया? पॉजिटिव का। तो नॉर्मल फोर्स क्या निकल आया? एम जी कोस थीटा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्लाइंड प्लेन क्या था। तो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट कॉन्टैक्ट फोर्स का। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेंशन फोर्स, वो भी बहुत इजी है। तो अब करते हैं टेंशन फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स का थर्ड पार्ट। क्या है? टेंशन फोर्स। तो अब जैसे कि एक सीलिंग है, एक छत है, ठीक है, एक छत से एक रस्सी बंधी हुई है। ओके, अब देखो रस्सी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको तो छत से बांध रखा है, लेकिन रस्सी का जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से क्या कर रखा है? रस्सी को ना एक ऑब्जेक्ट से बांध दिया गया, और वो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बना दिया। ओके, अब देखते हैं कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक फोर्स कौन सा लग रहा होगा? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि हर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ये कि उस ऑब्जेक्ट को ना ग्रेविटी नीचे खींच रही है, उसे बुला तो रही है कि तू आ जा, लेकिन वो नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा वो ऑब्जेक्ट? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रस्सी से बंधा हुआ है, रस्सी उसको अपनी ओर खींच रही है ऊपर की तरफ, तभी करके ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे नहीं आ पा रहा। और ग्रेविटी क्या लगा रही है? उस पर फोर्स लगा रही है, और रस्सी क्या कर रही है? उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींच रही है, और रस्सी में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टेंशन। ओके, तो दिस इज टेंशन फोर्स। मतलब ये ऑब्जेक्ट इस रस्सी के कांटेक्ट में आया हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट इस रस्सी के कांटेक्ट में नहीं होता तो फिर हम क्या बोलते हैं? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट इस रस्सी के कांटेक्ट में आया हुआ है ना, रस्सी की वजह से ही तो ये ऐसे खड़ा हुआ है। अगर रस्सी ना होती तो ऐसे नीचे गिर जाता, खत्म। और हम कैलकुलेट कर देंगे टेंशन फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दो फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैंने टेंशन प्लस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी का सम इसलिए 0 माना है बिकॉज यहाँ पर मैंने मान लिया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम पे है। अब वेक्टर की फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की फॉर्म में देख लेंगे। टेंशन की वैल्यू नहीं पता, पर डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव y की डायरेक्शन, एफ जी का मैग्नीट्यूड क्या है? एम जी, और डायरेक्शन क्या है? माइनस y की डायरेक्शन। तो पीछे क्या आ जाएगा? माइनस। तो मेरा टेंशन क्या निकल गया? एम जी माइनस का था, तो जाके क्या हो गया? प्लस का। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स का फोर्थ पार्ट है स्प्रिंग फोर्स, या फिर हम उसे कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। तो अब करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स का फोर्थ पार्ट स्प्रिंग फोर्स, या फिर हम इसे बोल सकते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग तो आपको पता ही है, कुछ इस तरह से कर्ली कर्ली शेप में दिखता है। ओके, अब एक स्प्रिंग था, उस पर आपने ना एक्स डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाया, कुछ इस तरह से। स्प्रिंग क्या हो गया? थोड़ा सा क्लोज हो गया ना, आपने फोर्स लगाया तो क्लोज हो गया, स्प्रिंग थोड़ा इस पोजिशन पे आ गया। तो अब आप देख रहे हो जिस तरह आपने उस स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, थोड़ा सा वो बंद हो गया, तो आपके हाथ में एक फोर्स फील हो रहा है, वो दबा रहा है, एकदम फोर्स फील हो रहा है। क्यों फोर्स फील हो रहा है? क्योंकि वो स्प्रिंग आपके हाथ पे फोर्स लगा रहा है और वो अपने आप को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब आप जितना उस स्प्रिंग को दबाओगे ना, वो उतना ही अपने आप को रीस्टोर फोर्स लगाएगा आपके हाथ पे, मतलब उतनी कोशिश करेगा वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आने की। सपोज आपने पूरी तरह उस स्प्रिंग को दबा दिया, एकदम बंद कर दिया, आपके हाथ पे कितना ज्यादा फोर्स फील होगा? क्योंकि वो स्प्रिंग रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, आपके हाथ पे पूरा फोर्स लगा रहा है कि मैं कैसे भी करके पहले वाली पोजीशन पे आ जाऊं।
मतलब जितना कम फोर्स लगाओगे वो भी उतना कम फोर्स लगाएगा, रिस्टोर फोर्स लगाएगा आपके हाथ पे। जितना ज्यादा फोर्स लगा दोगे वो भी उतना ज्यादा आपके हाथ पे फोर्स लगाएगा, और उसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि स्प्रिंग आपके हाथ पे लगा रहा है, रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे कि रिस्टोर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना हम लगाएंगे वो भी उतना ही फोर्स लगाएगा आगे की अपने आप को नॉर्मल पोजीशन पे जाने की। और अब यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, और जब हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट लिखते हैं हम। ओके, अब इसके पीछे मैं माइनस भी लगाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरे फोर्सेस क्या लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। मतलब मैं स्प्रिंग को इस साइड दबा रही हूँ और स्प्रिंग क्या कर रहा है, उस साइड जाने की कोशिश कर रहा है, नॉर्मल वापस उसी पोजीशन पे। तो अपोजिट फोर्स होने की वजह से मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस। दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।